Hello friends, I welcome again to all of you in this particular lecture number 5 जहां पे हम लोग अगेन आज बात करेंगे सऊदी और ईरान के डील के बीच। ये सीरीज अभी तक 4 लेक्चर्स इसमें ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और आज 5वां लेक्चर है जहां पे हम लोग बात करेंगे कि ईरान इस पर्टिकुलर डील को क्यों ज्वाइन किया। नेक्स्ट, चाइना इस डील को क्यों ब्रोकर किया, क्यों चाइना एक्टेड एज अ मीडिएटर, क्या है चाइना के एस्पिरेशन और इस पर्टिकुलर डील का इंपैक्ट क्या होगा वर्ल्ड लेवल पे। क्या इस डील को हम कह सकते हैं इट मार्क्ड द डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन हेजेमनी इन मिडिल ईस्ट। सेकेंड, क्या इस डील से इंडिया को फायदा होगा या इंडिया को कुछ इंपैक्ट भी हो सकता है। तो इन सारे पहलुओं को आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन उसमें जाने के पहले आई वॉन्ट टू गिव अ शॉर्ट रिकैप कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं और आपको क्या क्या चीज जानना बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हमने बात किया था अब्राहमिक रिलीजन के बारे में। हमने बात किया था अब्राहमिक रिलीजन, जो कि प्राइमरली 3 रिलीजन हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। और इन तीनों रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल सिमिलरिटी क्या है, दैट दे बोथ बिलीव इन प्रॉफेट अब्राहम। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया द ऑरिजिन ऑफ इस्लाम के बारे में। इसके बाद हमने बात किया ऑरिजिन ऑफ इस्लाम के बारे में कि कैसे मोहम्मद इन मक्का रिवील्ड द मैसेज ऑफ गॉड विच लेड टू अ न्यू रिलीजन नोन एज इस्लाम। ये हमने ऑलरेडी बात किया है कि कैसे मोहम्मद वॉज एबल टू गेट सम डिवाइन मैसेज फ्रॉम द गॉड which was revealed in the form of Quran, Hadith and Sunnah। उसके बाद हमने बात किया origin of Islam में कि when Muhammad died, and when Muhammad died, he did not appointed a successor to lead the Islamic community. And because he did not appointed a successor, it lead to schism in Islam. That means the Islamic community got divided into 2 sects. One is the Shia and the next one is the Sunni. और यही से डिवीजन इस्लामिक कम्युनिटी का होता है, जिसकी वजह से आज हम लोग देखते हैं इंट्रा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। एक ही रिलीजन में 2 गुट आपस में वर्चस्व की लड़ाई के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को क्राइसिस में डाल दिए। तो यही शिया और सुन्नी का राइवलरी है, जो कि आपको व्हेन इस्लाम गॉट डिवाइडेड तब से चला आ रहा है। और शिया आपको पता है आज मॉडर्न डे ईरान में रहता है मैक्सिमम, और सुन्नी पॉपुलेशन आपका मैक्सिमम सऊदी अरेबिया में रहता है। और ग्लोबली अगर मैं पूरे इस्लाम को देखूं तो 85% मुस्लिम्स एफिलिएट टू बीइंग अ सुन्नी एंड जस्ट 15% एफिलिएट टू बीइंग अ शिया। और यही ईरान और सऊदी के बीच में एक हमारे पास कोर फंडामेंटल डिफरेंस, बिकॉज सऊदी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी अ लीडर ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी, बट दे वॉन्ट दैट सुन्नी शुड लीड इट, whereas Iran also wants the Islamic hegemony or wants to lead the Islamic community, but they want the Shia to be in the power। और ये कॉन्फ्लिक्ट यहीं से स्टार्ट होता। देन उसके बाद हम बात किए
किस तरीके से कोल्ड वॉर में, देन वी टॉक्ड अबाउट किस तरीके से कोल्ड वॉर में ये चीज आपकी आगे, देन वी टॉक्ड अबाउट कोल्ड वॉर के। तो कोल्ड वॉर बेसिकली किसके बीच में था? यूएस वर्सेस द यूएसएसआर, वेस्ट वर्सेस द यूएसएसआर. This was a battle of ideology. One was representing the liberal international economic order, and on the second they were representing the communism, the socialism. और इन दोनों की बैटल चल रही थी, और इसी की वजह से ग्लोबली प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे थे. ग्लोबली कंटेनमेंट पॉलिसी चल रहा था. कंटेनमेंट पॉलिसी का मतलब यूएस वांटेड टू कंटेन यूएसएसआर एंड यूएसएसआर वांटेड टू कंटेन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्ट, क्योंकि वेस्ट का कौन सा चीज था? नाटो. और यूएसएसआर का कौन सा था? वॉर्सो पैक्ट. और ये दोनों एक दूसरे को कंटेन करने के लिए लड़ रहे थे. तो अब हम लोग समझते हैं कि ईरान और सऊदी कोल्ड वॉर में उनका पोजीशन क्या था. तो हमने देखा था कि ईरान, जो कि आज वेस्ट का बहुत बड़ा दुश्मन है, या ईरान और यूएस के टेंशंस इतने बढ़ गए हैं कि देयर रिलेशनशिप हैज फॉलन टू अ मोस्ट डाउन लेवल. लेकिन यह पहले नहीं था. कोल्ड वॉर के समय इनफैक्ट ईरान वॉज इन द बगदाद पैक्ट, which was a Western-led alliance to contain USSR. So, in fact, Iran was a good partner to the West. लेकिन ये क्यों था? Because ईरान में उस समय मोहम्मद रजा पहलवी थे, जो ईरान को लीड कर रहे थे. And Pahlavi was a kind of a liberal person. Pahlavi was a person who had affiliations towards the Western community. And that's why कहा जाता था कि पहलवी was none other than, पहलवी was rather a puppet of US who was installed in the Iran. लेकिन इसके बाद होता है क्या कि 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है, लेड बाय रुहोला खमीनी, जिन्होंने पहलवी को भगा दिया और ईरान को डेवलप कर दिया, कन्वर्ट कर दिया एक शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक में, जिसको हम लोग कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान. So from being a secular liberal kind of a state, Ayatollah Ruhollah Khomeini converted Iran into a Shia theocratic republic. That means the foundation of state was based on the grounds of religion. और यहीं से अब स्टार्ट होता है टेंशन बिटवीन द ईरान एंड यूएस. और जब ईरान और यूएस का टेंशन हुआ, सो नाउ सऊदी और यूएस का रिलेशनशिप बढ़ने लगा. सऊदी और यूएस का रिलेशनशिप हमारा बढ़ने लगा. और यूएसएसआर, जो कि रशिया है, रशिया और ईरान का रिलेशनशिप बढ़ने लगा. तो इसको कहते हैं हम लोग जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में इसको हम लोग कहते हैं जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन या जियोपॉलिटिकल फ्लक्स, जो कि 1979 में देखा गया, which led to the complete change in the game which was played in the Middle East. Because the traditional partners were no longer the partners and the new enemies became the new friends. तो ये आपका हमने यहां तक बात किया, और यही उसके बाद से लेके कॉन्स्टेंटली यही लड़ाई चल रहा है आपके पास. एक तरफ आपके पास यूएस और सऊदी का रिलेशन बढ़ा, और दूसरे तरफ आपका रशिया और ईरान का रिलेशनशिप बढ़ा, और यूएस ईरान का रिलेशनशिप काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आया. एक तो पहले यह हुआ. सेकंड, इस्लामिक रिवॉल्यूशन का और क्या आउटकम है? इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान अपने सुप्रीमेसी को बनाने के लिए अपने आप को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, because Iran wanted to expand, or Iran wanted to again become the leader of the Islamic community, with Shia ruling that Islamic community. And on the other hand, Saudi Arabia also started to expand, क्योंकि उसको भी अपना respect, उसको भी अपना वर्चस्व जमाना है. Saudi Arabia also wants to be the leader of Islamic community.
विद सुन्नी रूलिंग दैट कम्युनिटी। तो यहां से स्टार्ट होता है अब आपका प्रॉक्सी वॉर्स, यहां से स्टार्ट होता है आपका प्रॉक्सी वॉर। बिकॉज सऊदी अरेबिया और ईरान आपस में नहीं लड़े, ये लड़े कहां, किसी तीसरे कंट्री में, ये लड़े कहां, किसी तीसरे कंट्री में। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है यमन, सीरिया, लेबनान। ये बहुत बड़ा तीनों ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का एरिना बना, जहां पे फॉर एग्जांपल यमन, हम लोग पढ़ेंगे यमन को अलग से एक लेक्चर में, हम लोग पढ़ेंगे सीरिया को एक अलग से लेक्चर में, हम लोग पढ़ेंगे लेबनान को एक अलग से लेक्चर में। बट जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ बेसिक बैकग्राउंड कि यमन में क्या हुआ। तो यमन में आपका एक तरफ से हूदी ग्रुप है, यमन में आपका एक हूदी ग्रुप है जो लड़ रहा है सऊदी अरेबिया और वेस्ट द्वारा प्रोमोटेड वहां के लोकल गवर्नमेंट से। तो एक तरफ हूदी है जिसको सपोर्ट कौन करता है, ईरान, बिकॉज ऑफ शिया कनेक्शन, और दूसरी तरफ क्या है, वहां का जो लोकल गवर्नमेंट था उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, सऊदी अरेबिया और वेस्ट। और ये दोनों आपस में, ये जो लोकल गवर्नमेंट है और जो हूदी इंसर्जेंट्स है, आपस में लड़ रहे हैं और पूरा दुनिया इसको तमाशा देखती है। दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इसी पॉलिसी को हम लोग कहते हैं बेड एंड ब्लीड, दो लोग को लड़वा दो और शांति से बैठ के यू एंजॉय विद अ कप ऑफ कॉफी। तो यही आपका सऊदी ईरान का जो प्रॉब्लम है दैट लेड टू प्रॉक्सी वॉर। और प्रॉक्सी वॉर में इन सारे कंट्रीज में लोकल ग्रुप्स को ये लोग सपोर्ट करते थे, आपस में लड़वाते थे, बिकॉज दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस। और इसी की वजह से जैसे यमन एक ऐसा रीजन है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से आज जूझ रहा है, मैल न्यूरिशमेंट अपने इपॉक पे है। तो ये सब 1979 के बाद देखने को मिला। लेकिन आज अगेन एक जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है मिडिल ईस्ट में। और उसी का बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जो पुराने दुश्मन हैं आज वो एक डील में एंटर किए हैं, विच इज ब्रोकर्ड बाय चाइना, विच इज मेडिएटेड बाय चाइना। यहां पे दो खास बात हुआ है। पहले जो सबसे बड़े दो एनिमी थे आपस में, बनता नहीं था, आज वो बातचीत करने को तैयार हुए हैं। और हां, ये यूएस ने नहीं करवाया इन दोनों को बातचीत, बल्कि एक नया एस्पायरिंग हेजेमन जिसका सपना है टू बिकम अ ग्लोबल पीस मेकर, जिसका सपना है टू रिप्लेस द अमेरिकन हेजेमनी। चाइना हैज नॉक्ड द डोर ऑफ मिडिल ईस्ट एंड से दैट आवर टाइम हैज कम एंड वी आर हियर टू हेल्प यू टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस। सो हम लोग इसी पर्टिकुलर डील के बारे में लेक्चर नंबर 4 में बात कर रहे थे, और उसमें हमने अभी तक एक पार्ट कवर किया है कि आखिरकार सऊदी अरेबिया की क्या मजबूरी हो गई कि अपने इतने बड़े दुश्मन से वो बातचीत करने को तैयार हो गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि ईरान क्यों बातचीत करने को तैयार हो गया, चाइना क्यों यहां पे बातचीत करने के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखला रहा है, चाइना को इससे क्या फायदा है, इस पूरे डील में अमेरिका कहां था, इस पूरे डील से हमारे देश भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आज लेक्चर नंबर 5 में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो आपको ये चीज मैं एक बेसिक रिव्यू करवाया, रिवीजन करवाया। आपको कोई भी डाउट है आप जाके पुराने लेक्चर्स को देखें। यू पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी कॉन्टैक्टिंग यू अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो, एंड आई विल बी इनफैक्ट शेयरिंग यू माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आप उसमें मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। बिकॉज मिडिल ईस्ट को आपको एक कहानी की तरह समझना, और ये एग्जाम पर्पस के लिए तो रेलिवेंट है ही है, बट एक जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट, बिकॉज ये एक ऐसा रीजन है। इसके अलावा हम लोग इजराइल पैलेस्टीन भी पढ़ेंगे, बहुत लंबा डिस्कशन करेंगे उसके, जेरूसलम के बारे में बात करेंगे।
तो ये सब कुछ बुनियादी चीज हैं जो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ पब्लिक, एज अ जनरल मास, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट, because that gives you confidence, that gives you intellect, that gives you a wisdom. So now we'll start with the lecture number 5 और वहां पे हम लोग बाकी अपने जो कंटिन्यूएशन इस पर्टिकुलर सऊदी ईरान डील को उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे. So let us now start with lecture number 5. तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे आपको सऊदी अरेबिया के बारे में. ये सब हमने कल बात कर लिया है. लास्ट लेक्चर में हमने इसको बारे में कवर कर लिया, यूएस सऊदी रिलेशंस के बारे में, किस तरीके से इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा था. उसके बाद 1979 के बाद जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद से यूएस और सऊदी का फ्रेंडशिप बढ़ा और यूएस के ईरान के प्रॉब्लम बढ़े. उसमें हमने देखा किस तरीके से यूएस एम्बेसी को हॉस्टेज बना लिया गया था ईरान में. उसके बाद सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को इन्वेड किया था और सोवियत यूनियन को सपोर्ट कौन कर रहा था? ईरान. तो दूसरे तरफ यूएस को कौन सपोर्ट कर रहा था? सऊदी, जिसकी वजह से आपको मुजाहिदीन अफगान रेबल्स बर्थ लेते हैं और यहीं से आपका फाइनली फिर तालिबान निकल के आता है. उसके बाद सद्दाम हुसैन जब इन्वेड किया कुवैत, तो अगेन यूएस ने अपने आर्मी को दिया इराकी फोर्स को कंटेन करने के लिए. और 9/11 के बाद एक्सिस ऑफ एविल का कॉन्सेप्ट उस समय के एग्जिस्टिंग यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने दिया था. दैट वाज ईरान along with Iraq and North Korea. And then they got involved themselves in the counter-terrorism operations. And then finally 2015 में आपके पास यमन में सिविल वॉर होता है. और अगेन हम देखा कि यमन में एक तरफ आपके पास सऊदी वेस्ट मिल के कंटेन किसको कर रहा है? हुदी, विच इज सपोर्टेड बाई ईरान. उसके बाद हमने देखा डाउनफॉल एक रीसेंट टाइम्स में आया है कि यूएस और सऊदी का जो रिलेशन है उसमें कुछ डेंट लगा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, जिसमें पहला था आपके पास लैक ऑफ ट्रस्ट फॉर यूएस सपोर्ट. रशिया यूक्रेन वॉर में जब आपको यूएस ने कहा कि भाई तेल का प्रोडक्शन बढ़ाओ सो दैट गैस की डिमांड कम होगी, बिकॉज यूरोप को बहुत ज्यादा गैस चाहिए, लेकिन ओपेक प्लस कंट्री विच वाज लेड बाय सऊदी एंड रशिया, दे रिफ्यूज टू कॉल फॉर दैट. देन हम देखा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की वजह से अगेन यूएस कांग्रेस में काफी ज्यादा बैकलैश देखने को मिला है अगेंस्ट सऊदी. जिस तरीके से यमन में भयानक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी फैला हुआ है उसके अगेंस्ट. एंड देन फाइनली वी हैव अंडरस्टूड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो सऊदी अरेबिया एक तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है, दैट इज अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. बिकॉज आज प्रॉब्लम क्या है, या नॉट प्रॉब्लम बट आज इक्वेशन क्या है कि सऊदी अरेबिया पहले एक डिपेंडेंट था यूएस के, बट आज सऊदी खुद एक बहुत बड़ा इकोनॉमी की तरह इमर्ज कर रहा है. आज खुद सऊदी खूब इन्वेस्टमेंट कर रहा है. तो सऊदी को अब यूएस की, ठीक, एक तो यूएस तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ये सऊदी को ऑलरेडी कंफ्यूजन है कि क्या यूएस कल को मुझ पे अगर ईरान अटैक करता है तो क्या यूएस हमें बचा पाएगा. एक तो ये ट्रस्ट डिलेमा है ही है, लेकिन एक और आपके पास सऊदी के पास एक कॉन्फिडेंस आया है कि यस, व्हाई डू वी नीड यूएस ओनली, वी हैव आवर ओन स्ट्रेंथ. तो दैट्स वाई सऊदी इज अगेन ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स रिलेशनशिप और वहां पे वो चाइना के साथ रिलेशनशिप बढ़ा रहा है. एंड दैट्स वाई सऊदी इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो इंडिया फॉलो करता है. तो सऊदी रादर देन बिकमिंग एन एलाई ऑफ यूएस, सऊदी इज ट्राइंग टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद रशिया, विद चाइना, सो दैट इट कैन एक्सर्ट इट्स ऑटोनॉमी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. सऊदी बिकेम अ डायलॉग पार्टनर ऑफ एससीओ एंड सीक्स मेंबरशिप ऑफ द ब्रिक्स. एंड देन फाइनली सऊदी एंड चाइना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी है. अब हमने बात किया कि सऊदी क्यों ईरान के साथ रिकंसाइल किया है, ये भी हमने बात किया था. उसका सबसे पहला था इकोनॉमिक रैशनल, दैट इज विजन 2030, वेरी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस. बिकॉज अगर आप ईरान के साथ बात नहीं करोगे तो ईरान रशिया चाइना की रिलेशन बहुत अच्छी बढ़ रही है. तो हो सकता है कि एक तरफ यूएस बाहर जा रहा है, यूएस अपना सारा एनर्जी इंडो पैसिफिक पे लगा रहा है और चाइना और ईरान वहां पे आके अपने आप को बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो सऊदी को प्रॉब्लम हो सकता था. देन दो बहुत बड़े थ्रेट फ्रॉम तेहरान. ठीक है, ईरान से तो थ्रेट आ रहा है बिकॉज ईरान क्या कर रहा है, अब चाइना के साथ रिलेशनशिप बढ़ा रहा है. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि यूएस के सैंक्शंस आप लगा रहे हो ईरान के ऊपर, तो आज ईरान के पास यूएस सैंक्शंस तो लग रहे हैं, बट अब ईरान के पास एक नया कंट्री बन गया है, एक नया मार्केट है चाइना, उसको वो केटर कर सकता है. तो उसकी वजह से ईरान विल ट्राई टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ द सैंक्शंस इंपोज्ड बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट, जिससे हो सकता है कि ईरानियन इकोनॉमी रिकवर करेगी. और जितना ज्यादा ईरानियन इकोनॉमी रिकवर करेगी उतना ज्यादा ईरान अपने अगेन डिफेंस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा. और साथ ही साथ आपको पता है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन का जो एनरिचमेंट का प्रोसेस है उसको काफी एक अच्छे लेवल पे ले चुका है, विच माइट लीड टू ईरान सून बिकमिंग अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट ऑल्सो. तो उससे आपको सऊदी को एक बहुत बड़ा थ्रेट है दैट इज कमिंग फ्रॉम द ईरान. एंड देन थ्रेट फ्रॉम द येमेन. येमेन में जो 2019 में अटैक हुआ था सऊदी के ऑयल फैसिलिटीज में,
फ्रॉम येमेन, और हुदी इंसर्जेंट्स ने उसको एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ हमने अटैक किया है, एंड एवरीवन नोज दैट हुदी सपोर्टेड बाय ईरान। तो इसको हमने समराइज किया था इस पूरे सऊदी के स्ट्रैटेजी को, टू लेग स्ट्रैटेजी। On the one hand, it is relying on diplomacy, and on the second hand, it is trying to have a good military aspect or military relationship with the United States of America. तो सऊदी का ये पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, to exploit the global contradictions to suit our own interests. Basically, this was discussed in the S. Jaishankar's book, The India Way. वहां पे इन्होंने इसके बारे में बात किया था कि कैसे आज ग्लोबल, क्योंकि आज हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड में हैं, आज कोई भी कंट्री सुपर पावर नहीं है उस सेंस में जो कोल्ड वॉर के समय हुआ करता था, या 9/11 के बाद जब अमेरिकन हेजेमनी थी उस लेवल की। लेकिन आज का जमाना अलग है, एंड दैट्स व्हाई एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई, इट्स ट्राइंग टू गो विथ मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी, जहां पे डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिल रहे हैं। एंड सिमिलरली सऊदी इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। ऑन द वन हैंड इट्स ट्राइंग टू रिलाई ऑन डिप्लोमेसी, बिकॉज चाइना उस केस में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज चाइना का ईरान के ऊपर बहुत बड़ा लेवरेज है, बिकॉज ईरान की पूरी इकोनॉमी एक तरीके से चाइना पे डिपेंड करने लगने की आशंका है फ्यूचर में, इसलिए चाइना का ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। एंड सिमिलरली जो यूएस का मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी के लिए। तो सऊदी इज ट्राइंग टू गो विद सॉफ्ट पावर, एंड देन द सेकंड हैंड इट्स आल्सो गोइंग फॉर द हार्ड पावर। तो सऊदी इस तरीके से अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने का अटेम्प्ट कर रहा है। इसका कंक्लूजन में निकाला था डिटैच प्रैग्मेटिज्म, बिकॉज सऊदी इज नॉट कॉन्फिडेंट कि क्या ईरान से बात करके कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, बिकॉज फंडामेंटली ये दोनों दुश्मन है, इसीलिए जो प्रैग्मेटिज्म है वो काफी डिटैच्ड है, वो काफी लो है। उसके बाद हमने बात किया था सऊदी अरेबिया इज रलाइंग ऑन रेगुलेटेड कोएक्सिस्टेंस। किस तरीके से, ठीक है, वी शुड नॉट फाइट, वी शुड नॉट लव, बट व्हाई आर वी नॉट एबल टू कोऑपरेट इन अ मिनिमम मैनर? क्या हम लोग एक साथ रह भी नहीं सकते हैं? इतना भी हमारा रिलेशनशिप खराब है। तो इस तरीके से सऊदी अरेबिया इज रिलाइंग ऑन रेगुलेटेड कोएक्सिस्टेंस इन द गल्फ एंड अ मिक्स ऑफ कंपटीशन एंड कंटेनमेंट इन सीरिया। एंड अब हम लोग बात करेंगे कि ईरान इस पर्टिकुलर डील में क्यों आया, बिकॉज ईरान अगेन सऊदी का दुश्मन है, ईरान यूएस के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज ईरान के क्या ऐसे कंपल्शंस हो गए कि ईरान हैज टू कम टू टॉक विद सऊदी अरेबिया। तो अब हम लोग ईरान का पर्सपेक्टिव समझेंगे कि ईरान इस पर्टिकुलर डील में क्यों आया है, बातचीत करने के लिए क्यों रेडी हुआ है। इसमें सबसे पहला लॉजिक है आपके पास क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें सबसे पहला है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। देखो, जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया तब से ईरान का एक स्टेटेड गोल है कि किस तरीके से अमेरिकन सिविलाइजेशन, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसको रिप्लेस करके हम इस्लामिक सिविलाइजेशन ले आए, उसको रिप्लेस करके हम इस्लामिक सिविलाइजेशन लेड बाय ईरान, a Russo-Slavic civilization led by Russia and a Confucius communist civilization led by China। तो ये तीनों का एक ही एम्बिशन है कि किस तरीके से जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं, जो वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ है, उसको रिप्लेस करके एक नया कल्चरल डायमेंशन हम लोग रखें, और ये तीनों कंट्री उस केस में आपको कोलैबोरेट करने को तैयार है। ठीक है, सो द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ऑफ द इस्लामिक रिवॉल्यूशन हैज बीन टू रिस्टोर एन इस्लामिक सिविलाइजेशन विद ईरान शियाइट इस्लामिस्ट एट द हेल्प। Against this, the ultimate obstacle, the great Saturn, is US-led international world order। तो सबसे बड़ा दुश्मन क्या है इस्लामिक रिवॉल्यूशन के? सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है? द ग्रेट सतान क्या है? US-led लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये सबसे पहला है कि ईरान हमेशा से ये चाहता है कि जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है वो ग्लोबल लेवल पे डोमिनेट करे, और इस्लामिक सिविलाइजेशन का बादशाह कौन हो? द शिया पॉपुलेशन लेड बाय द ईरान। तो उस केस में इनका नेचुरल कन्वर्जेंस है। सिमिलरली चाइना आल्सो वांट्स कि एक तरीके से कॉन्फ्यूशियस जो वहां का रिलीजन है, आप इसके बारे में पढ़ना, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग टू लर्न। एंड देन फाइनली द रशो-सैल्विक सिविलाइजेशन, ये तीनों मिलके एक तरीके से जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको ही रिप्लेस करना ये लोग चाह रहे हैं। दिस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है सैमुअल पी हंटिंगटन, उन्होंने अपने बुक में डिस्कस किया है। तो इफ समवन हैज अ इंटरेस्ट इन फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो वो इस बुक को जाके जरूर पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद एंटी अमेरिकनिज्म, ये भी एक बहुत बड़ा आपके पास पॉइंट है। तो इसमें देखो क्या हुआ, द ईरान थिंक्स दैट, ईरान ये सोचता है कि जो चाइना ने हम दोनों को बातचीत करवाया है, सऊदी और ईरान को, इससे दो चिड़ियां एक ही गोली में मर जाते हैं। Kills two birds with one stone, एक पत्थर से दो चिड़िया मर जाते हैं। कौन कौन से वो दो चिड़िया? पहला, by delaying more Arab states joining the Abraham Accords। आपको पता है Abraham Accords में बेसिकली बहरेन, ठीक है, यूएई, यूएस, कुवैत, ये लोग कंट्री आपस में अलायंस में आ चुके हैं। इजराइल, ठीक है ना, इजराइल, बहरेन, यूएई, है ना, ये सब सारे कंट्री क्या है आपके अब्राहम अकॉर्ड के अंदर डील में आए हैं।
तो अब्राहम एकॉर्ड भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब्राहम एकॉर्ड पढ़ेंगे हम लोग, I2U2 जो वेस्टर्न क्वाड है, ये सबको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। इजराइल और यूएई एक साथ एक रिलेशनशिप में आ रहा है, एक पार्टनरशिप में आ रहा है, क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन वॉर हमेशा से अरब स्टेट्स इजराइल के अगेंस्ट रहे हैं। लेकिन अगेन एक बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट था अब्राहम एकॉर्ड में, किस तरीके से यूएई कोलैबोरेटेड विद इजराइल। तो इस पर्टिकुलर डील से एक फायदा क्या हो रहा है कि ज्यादा कंट्रीज अब अब्राहम एकॉर्ड्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, बिकॉज अगेन अ वेरी बिग कंट्री सऊदी इज ट्राइंग टू रिकंसाइल विद ईरान। ठीक है, फर्स्ट, एंड अंडरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ यूएस इन द मिडिल ईस्ट। ऑब्वियस सा बात है, यूएस था कहां इस पूरे पिक्चर में, इट अंडरमाइंस द वैल्यू ऑफ यूएस इन द। So anti-Americanism is one of again a very very important fundamental point of interest for the Iranian regime, because it wants to limit the influence of Middle East and also it wants to limit that more countries should join the Abraham Accords. वो डरते हैं कि अगर सारे कंट्रीज, मान लो अगर ईरान के लिए सबसे बड़ा डिलेमा क्या होगा कि कल को सऊदी, कल को यूएई, सारे कंट्रीज अपना रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज कर लेते हैं इजराइल के साथ, तो सोचो ईरान के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डील से ईरान उस चीज को होने से रोक दिया बाय गेटिंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द गल्फ रीजन, दैट इज अ सऊदी इनटू हिज साइड, नॉट इनटू हिज साइड बट यस, अब्राहम एकॉर्ड से तो बचा गया कुछ हद। वॉर इन येमेन, अगेन वॉर इन येमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईरान को इससे क्या फायदा हुआ इस पर्टिकुलर डील से, बिकॉज सऊदी अरेबिया का हमेशा कहना था कि ईरान, अगर तुमको मेरे से बात करना है तो पहले जो तुम ये हुदी इंसर्जेंट्स को बढ़ावा दे रहे हो येमेन में, जो कि हम पे अटैक करे, उसको बंद करो, तभी हम आपसे बातचीत करने को तैयार होंगे। लेकिन क्या हुआ, क्या ईरान ने बंद किया? नहीं किया। तो ईरान बंद भी नहीं किया और सऊदी बात करने को तैयार हो गया। ये जीत किसकी है? तो ईरान को इससे फायदा ही फायदा था कि चाइना हेल्प ब्रोकर अ कॉम्प्रोमाइज बाय विच रियाद Saudi agreed to Iran's request to announce the restoration of diplomatic relations before Iran halted the support to the peace. ठीक है, सो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री है आपको ईरान के लिए माना जाता है। पॉलिटिकल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अगेन ईरान में खुद बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रेजिम चेंज की डिमांड होती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द यूएस एंड अदर पीपल। हिजाब प्रोटेस्ट, जो आपको पता है कि जो लोकल एक फीमेल को वहां पे महाशमी को मार दिया गया था बाय द ईरान पुलिस फोर्स, तो उसके बाद से काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और साथ साथ ईरान बहुत बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज बाय यूएस से जूझ रहा है, एंड दैट्स व्हाई ईरान वांटेड द चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट फॉर द। सो ये कुछ ईरान के कंपल्शंस थे या ईरान के इंटरेस्ट थे कि व्हाई डिड ईरान अपने एक बहुत बड़े दुश्मन से बातचीत करने को तैयार होता है। दैट इज फर्स्ट, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सेकंड, एंटी अमेरिकनिज्म, थर्ड, वॉर इन येमेन, एंड फाइनली द पॉलिटिकल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ द इरानियन रेजिम। तो यही आपका देख रहे हो कि दो बहुत बड़े कंट्री सऊदी और येमेन, ईरान, ये दोनों क्यों आज बातचीत करने को तैयार हुए। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा इन चीजों को समझ में आया होगा कि सऊदी के क्या प्रॉब्लम्स थे, ईरान के क्या प्रॉब्लम्स थे, कि दोनों को क्या मजबूरी हो गया आपस में बात करने को। सो ये तभी अच्छी बात है, इंडिया पाकिस्तान को भी बात करना चाहिए उस हिसाब से। देखते हैं कब इन दोनों में इतना दिमाग आता है कि दे टॉक। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि सऊदी इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, Iran is also not a democratic country in that sense. So sometimes it becomes easy for you to talk, but the problem with India and Pakistan, especially from Indian side, is also that India is a democratic country, and any kind of reconciliation attempt made by the government of India might lead to a backlash and also might lead to the change in the power of the current government, and hence this problem gets complicated in democracy. So democracy is a very good form, but yes, somewhere democracy, when you are governing a rule of ignorant people, when you're not ruling a people who have that kind of wisdom to understand that yes, we need Pakistan as a good partner, and until unless we don't understand that, we don't appreciate that yes, Pakistan is a border and we should talk, तब तक इस चीज को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो कभी कभार डेमोक्रेसी से थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, और आई गेस वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप को रिजॉल्व करने में, जो कि सऊदी और ईरान के केस में नहीं था। अब चाइना क्यों इस पर्टिकुलर डील में इतना इंटरेस्ट दिखलाए, क्यों चाइना आके अपने आप को एकदम कह रहा है कि नहीं हम तो सब ठीक कर देंगे, क्यों करना चाह रहा है चाइना? उसमें सबसे पहला क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो इंडिया के लिए भी ये लॉजिक है कि इंडिया बहुत ज्यादा चाइना मिडिल ईस्ट पे डिपेंड करता है तेल के लिए, और सिमिलरली चाइना इज द लीडिंग बायर ऑफ सऊदी ऑयल, एंड ऑल्सो इट इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ईरान, एंड हेंस अगर कोई भी क्राइसिस यहां पे आता है, मान लो कल को ईरान सऊदी का लड़ाई हो जाता है, तो पूरा ऑयल मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसे चाइना सस्टेन नहीं कर पाएगा अपने इकोनॉमी।
West Asia is crucial for the realization of China's Belt and Road Initiative. Obviously, चाइना BRI को एक्सपैंड करना चाह रहा है, और अगर सऊदी ईरान आपस में मिल जाते हैं तो चाइना अपना BRI प्रोजेक्ट्स को और ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है। तो ये देखो मेरे को डायग्राम, इस यूएस जा रहा है और चाइना एंटर कर रहा है। चाइना सबको ले लिया कि हम तेल हम लेंगे, अब यूएस चले जाओ, अब समय अपना है, अब हम ही तेल खरीदेंगे, तेल पिएंगे, तेल बेचेंगे, तेल से नहाएंगे, जो भी करना करो। फाइन। Then regional interest again, China wants to aspires for the regional hegemony, because देखो चाइना का लॉन्ग टर्म एम्बिशन क्या है, वर्ल्ड लेवल पे हेजेमनी बनाना। बट टू become a hegemon at the global level, at the world level, it is very aspiring, but it is not possible कि आप वर्ल्ड लेवल पे हेजेमनी बना सको। और अगर वर्ल्ड लेवल पे हेजेमनी बनाना भी तो सबसे पहले आपको रीजनल हेजेमनी बनाना पड़ेगा। जैसे अमेरिका अपने आप को हेजेमनी क्यों बना पाया था, बिकॉज अमेरिका ने सबसे पहले रीजनल लेवल पे अपना हेजेमनी बना, दैट इज द नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और यूरोप, कि वहां पे इसको कोई इमीडिएट चैलेंज ना दे सके। तो सबसे पहले कोई भी कंट्री को हेजेमन बनना होता है तो सबसे पहले उस कंट्री को रीजनल लेवल पे अपना हेजेमनी को बनाना पड़ता है। इसलिए चाइना भी एक तरीके से देखो, थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना इज ट्राइंग टू मेक द रीजनल हेजेमनी, यहां पे कम से कम मेरा हेजेमनी रह सके। ठीक है, और इसीलिए चाइना इज ट्राइंग टू बिकम अ मेजर पावर इन ब्रोकरिंग द पीस डील। अभी देखो चाइना ने यूक्रेन का पीस डील भी बताया है, तो चाइना उस तरीके से अपने रीजनल हेजेमनी को जिनपिंग बनाना चाहिए। सॉफ्ट पावर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो सेकंड समिट होता है, तो चाइनीज गवर्नमेंट क्या कहती है, शी जिनपिंग क्या कहते हैं कि BRI प्रोजेक्ट बेसिकली वांट्स टू अचीव व्हाट, इट वांट्स टू अचीव अ कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड डेस्टिनी। बिकॉज अगर आपको हेजेमन बनना है देन केवल हार्ड पावर से काम नहीं चलेगा, आपको सॉफ्ट पावर से भी काम चलेगा। और ये सब जो चाइना कर रहा है, देखो चाइना यूक्रेन में पीस डील की बता क्या कि यूक्रेन में कैसे हम पीस ला सकते हैं, सऊदी ईरान के बीच में पीस लाया। तो इस तरीके से चाइना एक तरीके, और साथ ही साथ चाइना ये दिखा रहा है कि भाई यूएस, तुम रशिया यूक्रेन वॉर में लड़ते रहो, तुम यूक्रेन को आर्म्स देते रहो और ये लड़ाई को और ज्यादा बढ़ाते रहो, और देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से स्टेबिलिटी ला रहे हैं जिससे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को फायदा हो, कि उनको तेल का तेल हमेशा मिलते रहे, उनको फूड क्राइसिस ना हो, और एक तरफ आप इस कठिन समय में लड़ रहे हो। पर देखो हम क्या कर रहे हैं, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री आई एम वर्किंग टू एंश्योर दैट दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड बिकम्स अ सेफर प्लेस, और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया। और साथ ही साथ बीजिंग एंजॉय गुड टाइज विद तेहरान एंड रियाद विच रिफ्लेक्ट्स इट्स न्यूट्रल। And then Beijing similarly introduced a peace plan for, एक तरीके से सॉफ्ट पावर एक्सरसाइज करना। एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बात करें, नो कमिंग ऑफ गोल्डन एज, ऐसा नहीं कि डील हो गया तो सब हेवेंस विल फॉल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है, एक स्टेप है, लेकिन फंडामेंटल दोनों के बीच में इतना प्रॉब्लम है कि पता नहीं क्या होगा। सो ऐसा मत समझो कि भाई सब कुछ ठीक हो गया, गोल्डन एज जाएगा, नहीं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज लेफ्ट ऑन द साइडलाइन, ये बहुत बड़ी जीत है चाइना के लिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भनक नहीं लगी थी चल क्या रहा है। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी बिग सेटबैक फॉर अमेरिका, ऑल्दो इट्स अ स्मॉल गेन फॉर चाइना। और हो सकता है पता नहीं डील कल को खत्म ही हो जाए तो चाइना की इंसल्ट ही हो जाएगी कि आपने बातचीत करवाई, देखो क्या हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अमेरिका की सेटबैक तो हुई है, बिकॉज आप हमेशा से मिडिल ईस्ट को डोमिनेट किए हो, आप हमेशा से मिडिल ईस्ट के हेजमेन रहे हो, और आज आप ही के नीचे इतना बड़ा डील होता है। और सऊदी जो कि आपका खास क्लोज फ्रेंड है, कहां गया, आपसे पूछा क्यों नहीं? तो यस, देयर इज अ सेटबैक फॉर अमेरिका, दैट इज फॉर श्योर। इंडिया के लिए बात करें तो इंडिया के लिए टाइज अच्छा है, इंडिया तो चाहता ही सऊदी ईरान के साथ रिलेशन अच्छा हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस डील को करवाया क्या है चाइना। तो नॉर्मलाइजेशन इज गुड न्यूज, बट चाइना बीइंग द मिडवाइफ is a bad news. So this particular thing was discussed in Shyam Saran's editorial in the Indian Express, where it talks about Beijing as a peace. तो एक बहुत बड़ा ये है, साथ ही साथ इंडिया का I2U2 क्वाड जो वेस्टर्न क्वाड है, जिसमें इंडिया, ठीक है, यूएई, इजराइल, ये लोग जो आपके मेंबर बने हैं, तो ये जो I2U2 है, ठीक है, वो आपका सऊदी और ईरान से फोकस हटा दिया। इंडिया का पूरा फोकस I2U2 पे है, ठीक है, तो सऊदी को आपने पूछा ही नहीं, ईरान को आपने पूछा ही नहीं, तो इंडिया का I2U2 क्वाड पे ज्यादा फोकस चला गया, और सऊदी ईरान को लगा कि यार ये लोग तो आपस में ही कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस, ये चारों कंट्री I2U2 के मेंबर्स हैं। तो इंडिया अपना पूरा फोकस उस पर कर रहा था। ये बहुत बड़ा सेटबैक है, जो कंट्री के साथ बात नहीं कर रहा था वो आपस में एलाई कर रहे हैं। दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया।
तो हेंस फॉर इंडिया इट इज अ वेकअप कॉल, बिकॉज आप इंडिया का जो रिलेशनशिप I2U2 पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्यों नहीं हम फोकस किए सऊदी पे? ईरान से तुम तेल ही खरीदना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस। ठीक है, सो ऑल्दो इट्स अ गुड थिंग बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। पहला, चाइना हैज ब्रोकर्ड दिस डील। सेकंड, इंडिया का I2U2 पे ज्यादा फोकस था, विच सम स्कॉलर्स से कि इंडिया ने इग्नोर कर दिया सऊदी ईरान को अपने I2U2 पे ज्यादा फोकस की वजह से। और थर्ड, सऊदी ईरान का दतौन से फायदा किसको होगा? दतौन मतलब पीस टू पाकिस्तान। तो हो सकता है कि इंडिया के लिए कुछ चैलेंजेस यहां पे आपको देखने को। आउटकम ऑफ द डील में अगेन क्या हो रहा है कि कुछ अच्छे आउटकम्स हुए हैं कि जहां जहां प्रॉक्सी वॉर्स हो रहा था, जैसे सीरिया में प्रॉक्सी वॉर्स हो रहा था, आपके पास लेबनान में हो रहा था, यमन में हो रहा था, तो वहां पे कुछ बातचीत होनी स्टार्ट हुई है। ये हम लोग आगे जाके ग्रेजुअली कवर करेंगे, यमन में पढ़ेंगे, सीरिया में पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे। बट यस, इस पर्टिकुलर डील के बाद कुछ ऑप्टिमिज्म देखने को मिला है, कंट्रीज आपस में बातचीत करने को तैयार हो रहे हैं। तो देखो 2023 में ईरान टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल यूएई गए, क्योंकि यूएई सऊदी का बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो ईरान और यूएई का रिलेशनशिप भी अब नॉर्मलाइज होने लगा है। सऊदी एंड ओमान डिप्लोमेट्स हैव बीन इन सना, ठीक है, टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ सीज फायर इन यमन। यमन का कैपिटल है सना। तो अब यमन में भी हो सकता है कल को ईरान सऊदी कैसे किस तरीके से अपने इंसर्जेंसी और इन ग्रुप्स को खत्म करें। सिमिलरली ईरान प्रेसिडेंट ट्रैवल टू सीरिया, जहां पे सीरिया में अगेन प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, एक तरफ ईरान और रशिया है और दूसरी तरफ सऊदी और अमेरिका है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि एटलीस्ट एक कदम बढ़ा है उस दिशा में कि बातचीत होना स्टार्ट हुई है, और जितने भी प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे थे उसमें कुछ हद तक एक ऑप्टिमिज्म देखने को मिला है। बट अगेन दिस टाइम विल टेल, बिकॉज ये बहुत फंडामेंटली, ये दोनों कंट्री में बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। शिया सुन्नी का ये जो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, ये खत्म होना बहुत आसान। माई टेक अगर की बात करें, माई टेक है तो मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं इस पर्टिकुलर डील में। ये डील केवल दिखलावा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज जब तक स्ट्रक्चरल इशू आप रिजॉल्व नहीं करोगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे बिरयानी खाने, वहां के प्राइम मिनिस्टर आए, तो ठीक है वो सब दिखलाता होता है, बट बिकॉज प्रॉब्लम क्या स्ट्रक्चरल है, और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है। जैसे रशिया और यूएस, इसका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ऑल्दो कोल्ड वॉर के समय कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक रहा, आज तो वॉर हो ही गया रशिया यूक्रेन का, तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये आपको होगा नहीं। और बहुत लोग कह रहे हैं कि यूएस का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी भी यूएस इज द ग्लोबल हेजेमन। चाइना ठीक है एक एस्पायरिंग हेजेमन है, बट वो एस्पायरिंग हेजेमन ही रह जाएगा, बिकॉज अमेरिका का जो मिलिट्री माइट है, जो इकोनॉमिक पावर है, बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। इसलिए ये कहना बहुत नैरो होगा कि अमेरिका की हेजेमनी खत्म हो चुकी, सऊदी अमेरिका को भूल जाएगा और सब कुछ चाइना हो जाएगा, नहीं। अगर आप देखोगे अभी का स्टैटिस्टिक्स, तो यूएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 73% ऑफ सऊदी अरेबियाज आर्म्स एंड म्यूनिशन। नेक्स्ट, राइज ऑफ न्यू एंटी वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर, ये तो हो रहा है, ठीक है, ये हम देखने को मिल रहा है किस तरीके से एंटी वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर की बात चल रही है। तो इसमें आपको थोड़ा सा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को जो थ्योरी सैमुअल पी हंटिंगटन ने कोल्ड वॉर के बाद दिया था, आज उसमें हम लोग रिवाइवल देखने को मिलते हैं। And finally, it is only a normalization and not reconciliation. Hence, only the time will. तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में बात किए, आपको कैसे ईरान इस पर्टिकुलर डील में आया, क्यों सऊदी आया, चाइना क्यों आया, अमेरिका का क्या रोल था, और इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, और उसका इस डील का पर्टिकुलर फ्यूचर क्या है। बट अभी हमने सारे पहलुओं को कवर नहीं किया, बिकॉज ये टॉपिक काफी बड़ा है। अब हम लोग इंडिविजुअली और ज्यादा बात करेंगे, I2U2, अब्राहम एकॉर्ड, सीरिया, लेबनान, यमन, उन सारे चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो एट द एंड फिर से इस चीज को हम लोग सब रिवाइज करके सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। तो अभी आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, बट आप पूरे सीरीज को एक एक करके देखते रहो। एट द एंड जब इसको पूरा समराइज किया जाएगा, तो आई कैन टेल यू कि बहुत आप पूरा एक्सपर्ट हो जाओगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज अच्छा लगा हो। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड बी हैप्पी एंड स्प्रेड पॉजिटिव। थैंक यू, जय हिंद।